ऑडियंस में हंसी हुई तो काफी लोग आपसे सहमत हैं। सबने रट्टा जवान लोग सहमत है, बहुत अच्छा है कि ये जो हो गया है चक्कर कि आप रटो जी और लिखो जी, और जो नोट्स है वो लिखो, नोट्स को याद करो, इसको पढ़ना सीखना नहीं कहते। हालांकि हमारा नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क जो है वो भी कहता है कि सीखना सीखो जी। तो फिर तो ये असेसमेंट टेस्ट जो आप कह रहे हैं इवॉल्व करना चाहिए, जैसे कि जैसे आपने बोला कि कई कंट्रीज इन द वर्ल्ड ने करा हुआ है और कर रहे हैं, हम लोगों ने नहीं करा है। ये क्या टेस्ट करते हैं असेसमेंट? आप में से कौन? ऐसा देखिए, अभी हमारा क्या होता है कि हमारी एक किताब होती है, टेक्स्ट बुक होती है, उसके लेसन होते हैं और उसके आधारित क्वेश्चन आते हैं और उसको अगर रट लिया है ठीक से तो यहाँ पे आके आप लिख सकते हो। और देशों में जो होता है, जैसे अभी आप लोग जीआरई वारी करते हो, उसमें देखा है कि वो किताब पर आधारित नहीं होता जी। एक आपको अगर मान लीजिए कि एक पैसेज दे दिया, उसी को वो पहले आपने देखा नहीं है पैसेज, उसको देखकर उसके ऊपर जो सवाल आते हैं उनको आपको जवाब देना है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कॉम्प्रिहेंशन, उस सब कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास ऐसा रिकॉल को नहीं टेस्ट, तो हमने बेंच मार्किंग ही नहीं करी हुई है ऐसा हमारे पास तो ऐसा लिखा भी नहीं जाता है। हमारे टेक्स्ट बुक से लेके अगर करने की कोशिश करो तो वो भी मुश्किल होता है। तो एक मिनट में जरा, ऑडियंस में इतने हमारे स्टूडेंट्स हैं बैठे हुए, सबने रट्टा लगा के पास किया? सबने हाथ ऊपर करो जिसने रट्टा लगाया। मैंने भी लगाया था अपने टाइम। जो भी हंस रहा है वो कह रहा है हाँ। देख लीजिए, ऑलमोस्ट 100% है यहाँ पे। वन नाइट मैजिक। सो ये प्रॉब्लम, आपने देखा होगा कि जब भारत ने ये ग्लोबल टेस्ट लिया था, पिज्जा टेस्ट जी, तो हम इसमें सेकंड लास्ट आए थे। क्योंकि सेकंड लास्ट आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 74 कंट्रीज। तो 74 कंट्रीज में, और किर्गिस्तान से थोड़ा सा आगे। नहीं, ये तो आप सेकंड लास्ट की बात कर रहे हैं। सेकंड लास्ट मतलब दौड़ में गए, सेकंड लास्ट आए, और बाद में वो जो डोप टेस्ट होती है ना, कोई नशीला पदार्थ तो नहीं लिया, वो भी फेल हो गए क्योंकि वो जिन्होंने वो टेस्ट कंडक्ट किया उन्होंने कहा कि भारत से जो सैंपल निकला था बच्चों का वो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। सो आई मीन दिस इज बहुत ही सीरियस इशू है। सीरियस इशू है कि हम लोग इतने लाखों स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं लेकिन कोई असेसमेंट पैरामीटर पावर की बात करते हैं, वो सुपर पावर कैसे बनेंगे अगर हम सेकंड लास्ट आएंगे? या धीरे धीरे हमारे सिस्टम का यही प्रॉब्लम है, सरकार सिस्टम का यही प्रॉब्लम है कि हम इनपुट पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि बिल्डिंग बन जाए, टीचर हो, टीचर पढ़ा रहे हैं या बिल्डिंग में स्टूडेंट जा रहे हैं कुछ सीख रहे हैं, उस पर बिल्कुल एम्फोसिस नहीं है सरकारी सिस्टम में। तो ये जो है माइंडसेट, ये बदलना। आप कह रहे हैं एम्फोसिस, क्योंकि बिल्डिंग तो चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि नहीं चाहिए। आपके पास मेथोडोलॉजी भी नहीं है। हाँ, ना मेथोडोलॉजी है ना, तो पहले एम्फोसिस आएगा, पहले प्रधानमंत्री बोले कि ये करना चाहिए, फिर कोई कमेटी बैठेगी, ये मेथोडोलॉजी आएगी। लेकिन एक एक करके अभी तो हम उसी में फंसे हुए हैं कि बिल्डिंग बनाओ। बिल्डिंग बनाने से शिक्षा नहीं मिलती। यहाँ पे असेसमेंट का तो हमने काफी डिस्कशन कर लिया। टीचर ट्रेनिंग का भी पॉइंट बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर भी हमारा फोकस जो है थोड़ा कम है। तो उस होल सेगमेंट को किस तरह से ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है? ऐसा है कि घोड़ा रेस का है कि तांगे का है, वो जो काम उसको दिया है वो ढंग से करता है। उसको रट्टा मारने का काम, सिखाने का काम दिया है तो वो कर रहा है। अगर आपने लर्निंग आउटकम्स लिख दिए कि इसकी तरफ जाइए तो फिर उसको लेकर फिर ट्रेनिंग हमको बदलना पड़ेगा, वरना वही ट्रेनिंग बार बार कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में सारा पूरे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा कि रेस में दौड़ना है तो रेस में दौड़ने के लिए तैयारी कैसे की जाएगी, उसका ट्रेनिंग अलग से उसका होगा। तो आप कह रहे हैं पहले तय कीजिए आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, बेंचमार्क क्या है, फिर उनका असेसमेंट क्राइटेरिया बनाइए और फिर उसका एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाइए जिससे टीचर वो असेसमेंट पे डिलीवर कर सके। तो आप प्रधानमंत्री जो नए जो आएंगे उनको शिक्षा मंत्री से ये हर साल पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पे जो सहमति ये है कि ये आपको परिवर्तन शुरू बेस प्रिंसिपल से करना पड़ेगा और उसके बाद जो है नए सिस्टम बनाने पड़ेंगे। तो ये प्रधानमंत्री के लिए चैलेंज है। आप बने रहिए, हम एक ब्रेक के बाद आते हैं और जो और आपके सवाल और सुझाव आपके हैं हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पे जाके दीजिए। और अभी यहीं बने रहिए, हम आते हैं। आज से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर।
एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए ने इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन हुब्बे नबी से सरशार बातों का हसीन गुलदस्ता जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। वेलकम बैक। स्वागत है आपका चेंज इंडिया एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आज का फोकस है एजुकेशन सेक्टर में। हमने प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग और असेसमेंट, स्टूडेंट असेसमेंट की बात तो करी है। अब जो हमारे पास है इस ब्रेक में हम करना चाहते हैं हायर एजुकेशन पे, और हायर एजुकेशन पे काफी सुझाव हमारे इस एजेंडा आइटम में भी है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ के सुना देता हूं। एक तो है कि नया हायर एजुकेशन रेगुलेटर बनाइए। आज होता क्या है कि कई मिनिस्ट्रीज में बटा हुआ है ये मामला। कुछ लेबर मिनिस्ट्री में है, कुछ हेल्थ मिनिस्ट्री में है, कुछ लॉ मिनिस्ट्री में है, और बाकी जो वहां नहीं है वो सब कुछ HRD मिनिस्ट्री में। तो एक नए रेगुलेटर बनाने का सुझाव है। जो डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन है वो बहुत बटी हुई है हिंदुस्तान में, वो उसको हम स्टेट में बांध के रखना चाहते हैं, उसको खोलने की बहुत जरूरत है। तो ये बताएं, नया रेगुलेटर बनाना और ऑनलाइन एजुकेशन को डीरेगुलेट करना, दोनों पॉइंट्स रिलेटेड है। पूरा इतना डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है इंडिया में जो रेगुलेशन एजुकेशन का है, बिना रेगुलेटर बनाए चेंज आ नहीं पाएगा। डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन की बात तो यह है कि ग्लोबली जितने नई यूनिवर्सिटीज, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज, इंटरनेट, जितना प्रोग्रेस हो रहा है टेक्नोलॉजी में, हम सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन एक बिहार या गुजरात या मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी कहीं और नहीं ऑफर कर सकती अपनी कोर्सेज। और हमारे इतने लोग आएंगे, 10 लाख बच्चा हर महीना अगले 20 साल के लिए लेबर फोर्स में आएगा, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी सिस्टम इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो बिना न्यू एजुकेशन रेगुलेटर और डिस्टेंस रेगुलेशन को खोले हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं रहेगा। ये थोड़ा समझना मेरे को भी थोड़ा बौखला गया था एक्चुअली, अगर मैं कहूं, जब मैंने ये पढ़ा कि हमारे डिस्टेंस और ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को हम लोग बांध के रखते हैं एक स्टेट के दायरे में। हम कहते हैं कि अगर आप गुजरात की यूनिवर्सिटी हैं या पंजाब की यूनिवर्सिटी हैं तो आप ऑनलाइन एजुकेशन भी सिर्फ उसी स्टेट में दे सकते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि बॉस्टन की यूनिवर्सिटी आके
हमारे स्टूडेंट को रजिस्टर करा सकती है, लेकिन पंजाब की यूनिवर्सिटी दिल्ली में आके नहीं कर सकती। तो ये तो बहुत ही पुरानी सोच है। हाँ, लेकिन तब तो ऐसा था ना कि एक एक राज्य हमारे एक एक देश के बराबर है, तो शायद सोच ठीक थी। अब जमाना इसलिए बदल गया है कि इंटरनेट की वजह से ये सारे जो सीमाएं हैं, देश की सीमाएं भी गायब हो गई हैं उसमें जी। तो राज्य की सीमाएं क्यों पकड़ के रखें? इसमें एक फायदा जरूर है, कुछ हद तक फायदा है जी, मतलब बांधे रखने का नहीं है, लेकिन हमारी भाषाएं अलग अलग हैं। तो कर्नाटका की डिग्री पंजाब वाला कोई लेने का शायद मुश्किल हो जाएगा, अगर वो अंग्रेजी में करता है तो और बात है। तो उसमें थोड़ा सा उसका डेवलपमेंट की जरूरतें हैं। इतना डिफिकल्ट क्यों है इस बाउंड्री को तोड़ना? ये बाउंड्री अभी कायम है क्यों? क्योंकि ये इसमें पॉलिटिकल राज्य और सरकार के जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं हर राज्य सरकार में, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो अपना टर्फ को क्यों छोड़ेंगे? उनका कंट्रोल यूनिवर्सिटीज है, सरकारी यूनिवर्सिटीज, स्टेट राज्य सरकारी यूनिवर्सिटी और लोकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। लेकिन तोड़ने के लिए इंटरनेट ने तो दिखाया है कि यहाँ पे कोई टर्फ होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। एक बटन के बाद आप किसी भी वेबसाइट में जा सकते हो। तो यहाँ पे टर्फ को बांध के रखने का क्या मतलब? तो ये हमारे देश में एक राज्य, जब हम सारी और चीजें हम इक्वलाइज कर रहे हैं, वीएटी इक्वल है, जीएसटी इक्वल आ जाएगा, तो ये एजुकेशन क्यों नहीं हर राज्य में इक्वल हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, और लोगों को ये दुख ना हो कि मेरा बेटा वहां जा रहा है, मेरा पैसा वहां जा रहा है, मेरा सीख है। वो तो गर्व होना चाहिए कि मैं कहीं से तो कुछ अच्छा सीख के आया हूं। तो इसमें आशीष कितना मुश्किल होगा इसको करना? ये क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकता है? इसके लिए लॉ पास करना पड़ेगा? क्या होगा? आई थिंक जो नए प्रधानमंत्री आएंगे, अगर उनकी सोच नहीं है, अगर वो मतलब उनका आउटलुक मॉडर्न होगा, अगर वो अपने आप इंटरनेट में बिलीव करें, अगर वो उनको समझ ये है कि अगर 3 करोड़ बच्चे हैं जिनको हायर एजुकेशन में जाना है और उस रीच के लिए ऑनलाइन की जरूरत है, तो ये चेंज करना नामुमकिन तो है नहीं, ये पॉसिबल है। बड़ा सिंपल होना चाहिए। धीरज, आप इसको सम अप करेंगे? राघव, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस इंटरनेट के जमाने में टर्फ की क्या जरूरत, लेकिन यही है, रेगुलेटर में भी आप देखें वही विषय है कि लॉ मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं छोड़ेंगे अपनी टर्फ, एजुकेशन मिनिस्ट्री अपनी टर्फ प्रोटेक्ट करेगा, राज्य सरकारें अपनी टर्फ। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो टर्फ को तोड़े, और वही वो एक काम है जो प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। इसलिए हमने इसे एजेंडा फॉर पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री में डाला है कि ये कार्य खाली सबसे ऊपर से हो, सबसे ऊपर से ही होगा। अब बाकी जो 2 पॉइंट हैं हायर एजुकेशन के, उन पे आना चाहूंगा। एक है, और ये भी थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है, कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हम लोग हिंदुस्तान में कैंपस लगाने की इजाजत नहीं देते, जबकि इतने हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। आई थिंक बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर एनम हमारे स्टूडेंट्स बाहर की यूनिवर्सिटीज में फी देते हैं, लेकिन हम यहां पे ना ऑक्सफोर्ड को आने देंगे, ना हार्वर्ड को आने देंगे, ना कार्नेगी मेलन को आने देंगे। और यही यूनिवर्सिटीज आज दुबई में यूनिवर्सिटी लगा रही हैं, यूएई में लगाती हैं, सिंगापुर में लगाती हैं, चाइना में लगाती हैं, लेकिन इंडिया में नहीं लगाती। तो चौहान साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्यों इजाजत नहीं है? नहीं, वो उसी से जुड़ा हुआ है ना कि जो आप मुनाफे के लिए शिक्षा का काम नहीं हो सकता, इससे वो सारा जुड़ा हुआ है। वो उनको नहीं आने देंगे क्योंकि वो मुनाफा लेंगे वगैरह वगैरह। एक ये डर भी है क्लोज्ड रहने का। मेरे ख्याल में लोगों को लगता है कि परदेशी है तो वगैरह, लेकिन इसे कोई खास मुझे नहीं लगता है कोई आइडियोलॉजी इसकी बाकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का डर जो है था पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी के समय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, हमने ट्रेड बैरियर्स अब नीचे कर लिए, इकोनॉमी को फ्री अप कर लिया है। तो यहाँ पे भी एजुकेशन को फ्री अप करने की जरूरत है। हमें डर क्यों होना चाहिए? माइंडसेट का ही प्रॉब्लम है कि ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएंगी तो क्या कर लेंगे? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, लाखों की तादाद में तो आप अपने स्टूडेंट्स को भेजते ही हैं। तो अगर उनको डोमिनेट करना है आपको माइंडसेट में, तो आपके लाख स्टूडेंट तो बाहर जा ही रहे हैं, उनको डोमिनेट वो कर
ऑब्वियसली हम लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कैंपस यहाँ लगेगा, नौकरियां यहाँ बनेंगी, स्टूडेंट्स यहाँ पे रहेंगे। यस, और वो लोग अगर हमारे साथ, तुम लोग सीखें भी कि वो लोग इतना अच्छा क्यों करते हैं। जी, और 5 मिलियन आपने बोला ये सिर्फ फीस है। Yes. जो स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं, वहां पे रहते Absolutely, हैं, वो उतना ही $5 बिलियन और लगता है। So India and the young lady here. इंडिया डोंट वांट टू हैव एनी कॉम्पिटिटर, ये नहीं चाहती है कि उनके साथ कोई कंपटीशन करे, बिकॉज हमारे पास इतने न्यू आइडियाज इनोवेशन नहीं होते हैं जितने वहां पे होते हैं। वो जिन्होंने कहा ईस्ट इंडिया माइंडसेट है कि अभी भी हम डरते हैं बाहर के लोगों से कम्पीट करने, इतना कंपीटिशन करने के लिए इनोवेशन नहीं है। लेकिन इस ऑडियंस में अभी आपने देखा कितना सपोर्ट है, तो ऑडियंस को डर नहीं है, सरकार को डर है। तो एक पॉइंट में और इसमें फॉरेन यूनिवर्सिटी के बाद दूसरा पॉइंट जो है, और मनीष मैं आपके पास आता हूं, आप बॉम्बे में बैठे हैं, ये जो फीस हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में है इतनी लो है कि एक स्टूडेंट जो कि प्राइवेट स्कूल से आता है या किसी और स्कूल, पब्लिक स्कूल से भी आता है, जो कि 2-3-4 हजार रुपए महीना खर्च कर सकता है, लेकिन जैसे ही अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज में जाता है 200 रुपए गिर जाती है फी, 150 रुपए गिर जाती है। तो एक हमारा सुझाव प्रधानमंत्री को यह है कि आप पूरा डीरेगुलेट कर दीजिए, यूनिवर्सिटी को तय करने दीजिए उसको क्या फी लेनी है, और जो नीडी स्टूडेंट है उसको स्कॉलरशिप दीजिए, उसको स्टूडेंट लोन दीजिए, लेकिन ये ना करिए कि सबको सब्सिडी दे दीजिए, जो दे भी सकता है फी उसको भी सब्सिडी दीजिए। तो इस पे आपका सुझाव? बिल्कुल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉस्ट सिर्फ 3% फीस से आते हैं, तो एक तो बहुत वेस्ट होता है कि लोग जिन फीस दे सकते हैं वो नहीं देते, और दूसरी बात फिर जो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स को समझते ही नहीं है, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट्स फीस देंगे और उसमें से जो रिसोर्सेज जनरेट होंगे वो पोर स्टूडेंट्स को क्रॉस सब्सिडाइज करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, क्योंकि जितना वेस्ट आज इन लो फीस में होता है वो और हायर एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो ये भी एक पॉलिटिकल हॉट पोटैटो डिसीजन है किसी प्रधानमंत्री के लिए लेना कि वो डीरेगुलेट करे, क्योंकि उसका रिएक्शन तो होगा, लेकिन उसका जो आई थिंक एजुकेट करना जरूरी है कि उसका फायदा कितना है। तो मैं एक क्विक ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा, आप चाहेंगे कि यूनिवर्सिटीज की फीस डीरेगुलेट हो जाए? बिल्कुल, देखिए द कंट्री इज अहेड ऑफ इट्स लीडरशिप। अगर आप स्कॉलरशिप पर लोन देते हैं तो अगर नहीं दिया तो हाथ नीचे चले जाएंगे। नहीं, वो तो है। नहीं, देखिए वो तो है। नहीं चौहान साहब, एफर्मेटिव एक्शन तो इस देश का एक सिर्फ एजुकेशन में नहीं हर चीज में है, तो वो तो होगा ही होगा, और स्टूडेंट लोन भी होंगे। लेकिन उसके बाद हम लोगों को जो कि ज्यादा फी दे के आते हैं और दे सकते हैं, उनको 200 रुपए क्यों देने चाहिए? और ऐसे ही तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज यहाँ पे बनेंगी। अगर हम फीस नहीं चार्ज करेंगे और सिर्फ ग्रांट पे डिपेंड करेंगे जी, तो बनेंगी नहीं। राघव, एक जरूरी बात है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में और काफी दिन तक ऐसा ही हाल रहेगा कि सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी सरकार के द्वारा फंडेड वाली हैं, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लें, मुंबई यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो इनका स्टैंडर्ड बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी फॉरेन यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कुछ टाइम से आएंगी, तो इनका स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो इनको रिसोर्सेज रेज करने होंगे। तो आई थिंक ये अगेन एक पॉलिटिकल हॉट बटन है प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन अगर वो उस हॉट बटन को दबाते हैं तो उसके फायदे बहुत हैं। अब हम एक ब्रेक लेते हैं और इसके बाद अपनी आखिरी सेगमेंट में आएंगे। हमारी वेबसाइट पर जरूर जाइए, thinkindia.in.com पे अपने सुझाव वहां दीजिए और बने रहिए। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिस्म पर मिट्टी बनेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा पे वजू
इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। मुल्क का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा? मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब, इनकी बात से इत्तेफाक सकते हैं आप? मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया नया मसला आया तो इसमें आप उस चीज को जरा जोश के साथ कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला? देखने वाली बात यह है कि हमसे बहुत पुरानी 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। स्वागत है आपका चेंज इंडिया एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और आज चर्चा में है एजुकेशन सेक्टर। हम काफी चर्चा कर चुके हैं सेकेंडरी एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की, स्किल डेवलपमेंट की, टीचर ट्रेनिंग की, और अब आखिरी जो हमारा सेगमेंट है वो है अप्रेंटिसशिप एक्ट और वोकेशनल ट्रेनिंग की। और ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, कई बार अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कीजिए या जो कंपनीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो कहते हैं कि उनके पास वो स्किल नहीं होता है, उनको रीस्किल करना पड़ता है उनको। तो ये जो तालमेल होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में और जो वोकेशनल नीड्स ऑफ इंडस्ट्री हैं, ये बहुत एक जरूरी चीज है। और इसमें मनीष सबरवाल को मैं पूछूंगा सवाल, क्योंकि उनका वो जो अपना कंपनी चलाते हैं उनका फोकस काफी हद तक इस चीज पे है। मनीष, देखिए, जो डिग्री का नशा कोई तो समाज ने क्रिएट किया है कि शादी कैसे होगी बिना डिग्री के, लेकिन काफी डिग्री का नशा सरकार की पॉलिसीज से क्रिएट किया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में बिल्कुल अलग अप्रोच है, स्किल्स, सर्टिफिकेट्स, एसोसिएट डिग्री और डिग्री में ये प्रॉब्लम है। तो 3 चीजें करनी पड़ेंगी। या एसोसिएट डिग्री जो 2 साल का डिग्री है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग आधा और डिग्री आधा, वो करना पड़ेगा। जो नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क 3 साल से फंसा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, उसको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। और तीसरा, जो अप्रेंटिसशिप में क्रेडिट मिलना चाहिए, जो रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 3 लाख अप्रेंटिसेस हैं, जर्मनी में 30 लाख हैं, जापान में 1 करोड़ हैं, चाइना में 2 करोड़ हैं। और सीखना, जब पैसा भी मिल रहा है सीखना, और काम करने से जो सीखना मिलता है वो दूसरा ही सीखना होता है। क्लास में बैठने से जो स्किल्स जो चाहिए एम्प्लॉयर्स को, वो तो हमें मिल नहीं रहे। तो वो जो आप एक जरा हम एकदम संक्षेप में समझा दीजिए कि वो जो आप कह रहे हैं मुद्दा जो फुटबॉल बना हुआ है बिटवीन 2 मिनिस्ट्रीज, क्या व्हाट इज द पॉइंट, क्या डिफरेंसेस क्या हैं? अगर किसी बच्चे ने 3 महीने का सर्टिफिकेट किया हो तो वो उसको ओपनिंग बैलेंस एक साल के डिप्लोमा में यूज करना चाहिए, और जो 1 साल का डिप्लोमा है उसको 2 साल के एसोसिएट डिग्री में यूज करना चाहिए, और 2 साल के एसोसिएट डिग्री को 3 ईयर के डिग्री में। अभी तो वो बिल्कुल डेड एंड्स हो जाते हैं, तो जो डिप्लोमा में फंस गया वो उसको शुरू करना पड़ेगा फिर से। तो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, जो मोबिलिटी एंड ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट अक्रॉस सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड डिग्री। जी हाँ, आशीष आप बताइए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो वोकेशनल है
ये जो स्कूल के बच्चे हैं 9 और 12 क्लास 9 और 12 के बीच में, अगर आप बाहर देखें चाइना में, ब्राजील में, मेक्सिको में, जर्मनी में, तो वहां पे स्कूल में भी वोकेशनल होती है। और अगर अगले 10 साल में करीब 20 करोड़ बच्चे हमारे सेकेंडरी स्कूल के थ्रू जाएंगे, अगर उनमें से काफी बच्चे हैं जिनको वोकेशनल स्किल की जरूरत है, उनका एप्टीट्यूड भी ऐसा है, राइट, तो दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो हमने अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है। तो वही है कि अगर हमको ये जी थिंकिंग भी बदलनी है और थोड़ा लीगल सिस्टम को देखिए, इसको थोड़ा अगर और ध्यान देते हैं इसकी तरफ, तो हिंदुस्तान में 90% लोग जो काम, नौकरी, धंधा, काम करते हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो सीखे हुए हैं, हुनर सीखे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी उस्ताद के पास शागिर्दी करके सीखे हुए हैं, अपने आप सीखे हुए हैं, और वो जो सीखे हैं उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो जैसे मनीष जी कह रहे हैं, उस तरह से जैसे वो 3 महीने का, 6 महीने का कर रहे हैं, वैसे मैं जैसे मजदूरी करता हूं, तो मेरा अगर स्तर बढ़ता है हुनर का, तो वो सर्टिफाई करने की कोई अगर व्यवस्था हो, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट में हम लोग डाल सकते हैं, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट में होनी चाहिए। जैसे हमारे देश में ये कितना ट्रेडिशन है वो म्यूजिक घरानास का, और कितने कितने बड़े बड़े उस्ताद निकलते हैं, लेकिन आप कहते हैं वो क्वालिफाइड नहीं है इन ए टेक्निकल सेंस, इन एन एजुकेशन। तो उस्ताद में तो है, उस्ताद ने हाथ रख दिया सर पे तो सब हो जाता है, लेकिन हाँ, इस मजदूरी में नहीं होता है। तो और इसको करने के लिए भी सरकार के जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इतनी सारी स्कीम्स है, इतने सारे पैसा भी दिए जा रहे हैं स्कूल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को, लेकिन वहां से भी पैसा तो सरकार स्कूल का जैसे ही पैसा जा रहा है इंस्टीट्यूशन को, और जो जिसको स्किल चाहिए, जो सीखने जा रहा है, वो उसको कोई एम्पावरमेंट मिल जाए कि वो कहां पर जाए। तो हमने भी ऐसे बिलीव किया कि वाउचर, इस पर भी काम हो सकता है, इस पर भी काम हो सकता है। धीरज, आप कुछ कह रहे थे। एक और कठिनाई है राघव कि सरकार ने इस फ्रेमवर्क को बिल्कुल रिवाइज नहीं किया, इससे लोगों को इसका महत्व, इसका फायदा नहीं दिखाई देता है। ये भी बहुत जरूरी है, अगर कुछ चीजें ठीक हो, कुछ लोग वोकेशनल ट्रेनिंग करें, उनको अच्छी नौकरियां मिले, अच्छी तनख्वाहें मिले, तो फिर पब्लिक ओपिनियन भी बढ़ेगा कि ये अच्छा तरीका है। मैं एंड पब्लिक ओपिनियन पे ही करना चाह रहा था, क्योंकि ये जो अप्रेंटिसशिप एक्ट का है, अच्छा आपके पास अगर 20 सेकंड में अगर आप कह पाए तो। जी, मैं यही बोलना चाह रहा था, जैसे प्राइमरी एजुकेशन, चूंकि हम लोग उनको इतना एफिशिएंट नहीं बना पाते, उसको एफिशिएंट बनाए, 7 क्लास तक पढ़ाएं, एंड देन दे कैन डू देयर अप्रेंटिसशिप इफ दे डोंट वांट टू गो टू हायर एजुकेशन। तो मैं एंड सिर्फ एक सिंपल पोल से करना चाहता हूं, क्योंकि एक सोशल हमारे में एक एज ए सोसाइटी हम समझते हैं कि अप्रेंटिस जो है इज नॉट एज गुड एज अ डिग्री। तो ये माइंडसेट है क्या, आप हम सब में है क्या? अगर हाँ है तो हाथ उठाइए। हाँ, तो दैट मीन्स इतना तो सोशल चेंज हो रहा है। कई लोग समझ रहे हैं कि वैसा माइंडसेट नहीं है, और अगर अप्रेंटिस को भी फुली टेक्निकली क्वालिफाइड है तो उसका भी उतना ही महत्व है। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव, एटलीस्ट इस सैंपल में तो बहुत पॉजिटिव है। देश तो खैर बहुत बड़ा है। आई थिंक वीव डिस्कस, काफी चर्चा हो गई, 10 के 10 पॉलिसी इनिशिएटिव हमने की चर्चा हुई है। अब देखना यह है कि जो हमारे नए प्रधानमंत्री हैं वो कितना इस एजेंडा को उठा के इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इस सीरीज में, हम और आइडियाज लेके आएंगे। फिलहाल आप हमारी वेबसाइट पे जाइए thinkindia.in.com पर और अपने सुझाव दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा।